हाँ जी, नमस्कार। तो आज हम अपने लास्ट लेक्चर जो कि क्लास 12 का था, फर्स्ट चैप्टर का, ओके, पॉलिटिकल साइंस का, शीत युद्ध का दौर जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था। इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो था फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसको आज फिर से मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ऐसे मैं आपको रिकैप करवा दूँ कि लास्ट जो हमारा लेक्चर था पार्ट 1, उसमें हम लोगों ने क्यूबा की संकट मिसाइल तक हमने आपको समझा दिया था, पढ़ा दिया था। ठीक है, तो उसके आगे आज हम शीत युद्ध क्या है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध क्या है उसके पहले मैं फिर से कुछ रिकैप करवा देता हूँ जो कि आपको हमेशा याद रखना है। कि ये जो शीत युद्ध का दौर है, सबसे पहले ये क्यों स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआती का कारण क्या था। तो तो शीत युद्ध का जो दौर था उसका जो कारण था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महाशक्ति जो उभर कर बाहर आई थी, जिसमें से एक थी ओके अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ, या जिसको हम लोग सोवियत रूस भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के आपसी जो जो कंपटीशन था कि मैं शक्तिशाली हूँ तो मैं शक्तिशाली हूँ। ठीक है, तो ये जो तनावपूर्ण जो स्थिति था इन दोनों के बीच के इसी को शीत युद्ध का नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द्वितीय विश्व, यदि एग्जाम में आ रहा है कि शीत युद्ध क्या है, तो इसको हम सिंपल स्टेटमेंट में, सिंपल लाइन में हम दे सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के समय में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस, यूएसएसआर के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम इस लेक्चर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस या सोवियत संघ के बीच में क्यों तनाव उत्पन्न हुए और क्या क्या हुआ, उसके क्या कारण थे, उस पे आज हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है, तो उसके पहले एक दो लाइन मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का समय क्या था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआती जो हुई थी वो 1939 से 1939 से लेकर 1945 से 1945 तक, यानी द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई थी 1939 और ये कब तक चली थी, 1945 तक। और इसके बाद शीत युद्ध की दौर की शुरुआत होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट थी, एक थी मित्र राष्ट्र और दूसरी थी धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे। वहीं धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये विश्व के उस समय सभी के सभी शक्तिशाली देश थे जो कि दूसरे विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए थे, दो गुट में बनकर, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। यानी जिस खेमे में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस थे उनकी विजय हुई थी, और धुरी राष्ट्र जिसके खेमे में जर्मनी, इटली और जापान थे उसकी हार हुई थी। और इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक था अमेरिका, दूसरा था समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, तो इन दोनों के उदय होने का कारण ये भी माना जाता है कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी को समर्थन करता था, जहाँ की समाजवादी सोवियत जो गणराज्य था वो साम्यवादी को समर्थन करता था। तो काफ़ी सारे देश थे विश्व के जो कि दो गुटों में बट गए। ठीक है, तो कुछ हो गए पूंजीवाद गुट में, ठीक है, जो कि अमेरिका की ओर आ गए, और कुछ हो गए साम्यवादी गुट में जो कि सोवियत संघ के साइड में आ गए। लेकिन कुछ ऐसे भी देश थे जो कि इन दोनों गुटों से अपने आप को दूर रखा, और वो जो गुट कहला गुट निरपेक्ष। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष जो थे वो ना ही पूंजीवादी को सपोर्ट कर रहे थे और ना ही वो साम्यवादी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष जो था वो दोनों के बीच में शांति जितना जल्दी हो सके उसके लिए वो अपना काम कर रहे थे। तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि जो गुट निरपेक्ष में जितने भी देश थे वो बिल्कुल ही कट कर रह रहे थे, या वो इनसे डर कर मतलब युद्ध से डर कर इनमें शामिल नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं उनका जो सोच था वो ये था कि तृतीय विश्व युद्ध जो है वो ना हो, और इसलिए उन्होंने गुट बनाया, और गुट बनाकर कहीं ना कहीं बाह्य तरफ से ये जो शीत युद्ध था इसको चाहा कि इसको जितना जल्द से जल्द हो सके ख़त्म किया जाए, क्योंकि यदि जितने ज़्यादा देश बढ़ते उतने तनाव बढ़ती, और तनाव बढ़ती तो जो संभावनाएं थी वो तीसरे विश्व युद्ध की वो ज़्यादा होती। लेकिन
ये भी कारण माना जाता है कि तीसरी विश्व युद्ध जो है वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि जो दोनों जो गुट थी, चाहे वो पूंजीवादी हो चाहे वो साम्यवादी हो, दोनों के दोनों परमाणु शक्ति से परिपूर्ण थे। और द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु शक्ति का परमाणु शक्ति का जापान पे उसका लोगों ने वो देख लिया था कि इसकी क्या परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि जब अमेरिका ने हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को जब उसने बम गिराई थी, यानी कि परमाणु बम गिराया था, और 9 अगस्त नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया था, उसके बाद काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी और काफ़ी वो विनाशकारी था। तो ये जो परमाणु बम का जो रिज़ल्ट था कि इससे कितनी क्षति हो सकती है, इससे सभी देश भली भांति अवगत हो चुके थे द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम में। तो कहीं ना कहीं चाहे वो पूंजीवादी का गुट हो, यानी अमेरिका वाला गुट हो, या समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी साम्यवादी का गुट हो, इन सभी देशों को मालूम था कि यदि परमाणु हथियार से हमला हो रहा है तो यदि अमेरिका रूस पे अटैक कर रहा है या अमेरिका पे अटैक कर रहा है, यदि रूस अटैक करेगा तो अमेरिका भी अटैक करेगा, क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार थे। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों की ही यहाँ पे काफ़ी नुकसान होगी। और युद्ध के बाद ऐसा होगा कि दोनों देश ये स्थिति में नहीं रहेंगे कि वो अपने आप को बोल सके कि हम विजयी हो चुके। इसलिए कहीं ना कहीं परमाणु हथियार से परिपूर्ण होने के कारण भी माना जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध पे शिकंजा लगे रहा और वो नहीं हो सका। तो 6 अगस्त हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त नागासाकी पे जो परमाणु बम गिराया था, उसका नाम फैटमैन था। तो ये लगभग जो शीत युद्ध था जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके अंतर्गत की जो भी बिंदु थी वो मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बुक में चलते हैं। जैसा कि मैं बोलता हूँ हमेशा से कि एनसीईआरटी की बुक की एक एक लाइन आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। कुछ जो पॉइंट है जो मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने बताया था वो सब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो सब नोट कर लिए होंगे, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़रूरत है और वो एग्ज़ाम्स वगैरह में उससे काफ़ी सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे पूछा जा सकता है कि क्यूबा का जो मिसाइल संकट था वो किस सन में स्टार्ट हुआ था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1961। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्यूबा का मिसाइल संकट के बारे में, क्योंकि क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था और ये जो था अमेरिका के काफ़ी करीब में था। ठीक है, और ये साम्यवादी को सपोर्ट करता था, यानी कि ये समाजवादी सोवियत गणराज्य के साथ में था और अमेरिका के पास था, यानी कि पूंजीवादी गुट का जो सबसे महाशक्ति था उस देश के पास में था। तो इसमें क्या हुआ कि रूस को थोड़ी चिंता सताने लगी कि ऐसा ना हो कि जो अमेरिका है वो क्यूबा पे अटैक कर और वहाँ पे जो सरकार की तख्त पलट कर वो अपना जो है मीन्स कब्जा कर ले। तो ये चिंता रूस को सताने लगी। तो रूस ने भी क्या किया कि वहाँ पे जाकर क्यूबा में जाकर परमाणु जो मिसाइल थी वो सेटअप कर दिया। अब इसकी सूचना जो अमेरिका को मिली वो 3 सप्ताह बाद मिली। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो थी और जो तनाव थी वो बढ़ गई। ठीक है, अमेरिका को ये मालूम था कि यदि हम लोग परमाणु बम से लड़ाई करते हैं तो दोनों के दोनों बर्बाद होंगे। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, यदि ये मैप में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्यूबा एक छोटा सा देश है, आपको इस मैप में दिखेगा नहीं। ठीक है, ये ब्लर भी है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था। ठीक है, चलिए मैं उसको फिर से मैं आपको क्यूबा को यहाँ पे दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इस मैप में आकर भी ये देखते हैं कि ये मैप किस चीज़ के लिए है। ओके, तो हम मैप अभी ओपन करते हैं, गूगल मैप। सो यहाँ पे गूगल मैप जाएंगे हम। गूगल मैप में हम देखेंगे क्यूबा का। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूबा कहाँ पे, अमेरिका में है। और तो अमेरिका में है तो हमें अपने ग्लोब के पश्चिम साइड में जाना पड़ेगा। हम पश्चिम में आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
अब यहाँ पे देखिए छोटा सा ये जो देश है ये है क्यूबा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जो क्यूबा है वो अमेरिका के बिल्कुल ही पास है। ठीक है, और यहाँ पे यदि रसिया अपना मिसाइल सेटअप कर लेता है तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका के बिल्कुल करीब आ जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी था, यहाँ भी जो रसिया था ओके, उसके पास में भी काफ़ी सारे कंट्री थे जो कि पूंजीवादी वो ओके गुट में थे। जैसे जर्मनी का आपका पश्चिमी जो जर्मनी था वो था पूंजीवाद गुट में। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम था, लेकिन कहीं ना कहीं उसने यहाँ पे लाकर सेटअप कर दिया था क्यूबा में, तो ये तनाव का बहुत बड़ा कारण था। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने बुक में और वहाँ पे देखते। तो आप देखिए ये जो डायग्राम है, ये जो रेड सर्कल ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, रेड सर्कल से हमें ये मालूम चल रहा है कि ये जो एरिया जो है, मतलब यहाँ पे क्यूबा था। ठीक है, ये क्यूबा हो गया। अब क्यूबा से यदि मिसाइल, यदि परमाणु बम सेटअप करने के बाद जो परमाणु बम का जो इम्पैक्ट होता वो बिल्कुल यहाँ तक होता, तो लगभग पूरा अमेरिका इस दायरे में आ जाता। ठीक है, इसलिए ओके अमेरिका चाहा कि जो रूस है वो अपना जो परमाणु बम है वो वहाँ से हटा ले, और तुरंत ही अपने युद्धपोतों को आदेश दिया कि कोई भी यदि रसिया साइड से जो शिप वगैरह यदि क्यूबा के लिए जा रही है तो उसको बीच में ही रोका जाए। तो इसकी भी भनक या खबर रूस को भी लग गई, तो रूस वाले भी अपना उसके बाद से कोई भी युद्धपोत या कोई भी जो शिप था वो क्यूबा की ओर लेकर नहीं गए। लेकिन इसके बाद जो तनाव था और भी धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, और यही जो तनाव है इसको हम लोग शीत युद्ध का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शीत युद्ध क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और लाइन बाय लाइन हम बुक को पढ़ते जाएंगे। तो आई होप कि जो भी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि शीत युद्ध क्या था। तो इन ए सिंपल लैंग्वेज, इन ए सिंपल वे, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के समय में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव, यानी जो स्ट्रेस था दोनों के बीच में, जो टेंशन जो इंक्रीज़ हुआ, की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये शीत युद्ध में क्या होता है कि युद्ध नहीं हुआ था डायरेक्टली। ठीक है, वो अंदर अंदर जो थी वो कंपटीशन की भावना थी कि मैं स्ट्रांग हूँ तो मैं स्ट्रांग हूँ। ओके, और कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि जर्मनी जो था, जर्मनी तो हार चुका था। ठीक है, जो धुरी राष्ट्र में था, और यहाँ पे जर्मनी, इटली और जापान, तो जापान में 1945 में जो स्थिति थी, मीन्स अगस्त के मंथ में जो वहाँ पे स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। ठीक है, जापान के लोगों के पास खाने की नहीं थी चीज़ें। ओके, वहाँ पे खाने के लिए लोग तरस रहे थे क्योंकि उसकी स्थिति काफ़ी गड़बड़ हो गई थी, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, या किसी भी चीज़ की वहाँ पे काफ़ी दिक्कत थी। उनके पास यहाँ तक कि पेट्रोल नहीं थी, डीजल नहीं थी कि वो अपने फ्लाइट को या प्लेन को या जहाज़ को वो चला सके। और उस समय अमेरिका ने 6 अगस्त को हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम से हमला किया। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि जापान को मालूम चल गया था कि कोई तो फ्लाइट जो है, कुछ जहाज़ जो है वो अमेरिका की वो जापान के साइड की ओर आ रही हैं, क्योंकि वो रडार से मालूम चल गया था। लेकिन जापान के पास उतनी ईंधन नहीं थी कि वो फ्लाइट वो अपनी भी विमान भेजकर उसको रोक सके या उनसे युद्ध कर सके। तो कहीं ना कहीं जो जापान था वो इस स्थिति में आ चुका, वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं था। फिर भी अमेरिका ने उस पर परमाणु हथियार का विस्फोट कराया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका ये बताना चाह रहा था कि मेरे पास शक्ति ज़्यादा है। ये कुछ मतलब आलोचकों का कहना था कि जापान तो उस समय ऐसी स्थिति में नहीं था कि उस पर परमाणु बम गिराया जाए। यहाँ पे अमेरिका अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ी महाशक्ति हूँ, इसलिए थी उसने लास्ट में अंतिम में जाकर परमाणु बम जापान पे गिराया। लेकिन अमेरिका के जो जैसे पूंजीवादी के जितने भी समर्थक थे, खैर पूंजीवादी तो बाद में बना, ठीक है, अमेरिका के जितने भी समर्थक थे उस समय 1945 के बाद, तो उनका ये मानना था
ओके उनका ये मानना था कि नहीं, ओके अमेरिका सही था, वो चाह रहा था कि वो परमाणु बम को इसलिए जापान पे गिराया क्योंकि वो चाह रहा था कि जो युद्ध जो चल रहा है, जो कि 1939 से जो 1945 तक चला, ये ज़्यादा लंबा नहीं चल, इसलिए उसने परमाणु बम गिराकर 1945 में उसको समाप्त करने के लिए ये सोचा। तो देखते हैं इसमें बुक में और क्या है। ठीक है, दूसरी विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वार के लास्ट में समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम भी यही है, समकालीन विश्व राजनीति का महत्वपूर्ण पड़ाव। ठीक है, तो अब हम लोग शीत युद्ध के बारे में हम लोग एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। ठीक है, सन 1945 यानी कि इन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों, मैंने आपको बताया कि दो गुट हो गए थे, के बीच दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 की समाप्ति हो गई। यानी कितने साल तक, ये भी पूरे 6 साल तक दूसरा विश्व युद्ध चला लगभग। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई मैंने आपको बोल दिया था कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे देश, तो मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, और धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान। तो ये जो सभी देश थे ये उस समय के काफ़ी शक्तिशाली देश थे। इस युद्ध में लगभग विश्व के सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाकों में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया का मतलब चाइना वगैरह सब आ गया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा, जिसको अब हम लोग क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, तथा भारत के पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुआ, काफ़ी लोग मरे भी और काफ़ी पैसे की भी बर्बादी हुई। लेकिन कहा जाता है कि अभी ये जो महामारी जो चल रही कोरोना वायरस कोविड-19, ये जो है ये विश्व सेकेंड वर्ल्ड वार से भी ज़्यादा डेंजर है, क्योंकि इसमें अनुमान किया जा रहा है कि जो अर्थव्यवस्था उस समय जितनी गड़बड़ थी उससे कहीं ज़्यादा ये कोविड-19 से भी गड़बड़ाने की स्थिति है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे लास्ट में कि अभी क्या हो सकता है, क्या फिर से दो ध्रुवीयता का शुरुआत हो सकता है क्या। चलिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि जो 1914 यानी 1914 से 1918 के बीच पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में तो हम लोगों ने परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने अंतिम क्षण में परमाणु बम का इस्तेमाल किया, और जिसके कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध था वो प्रथम विश्व युद्ध से काफ़ी ज़्यादा ही भयावह हो गया और काफ़ी इसमें जनहानि भी हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर की। जापान को घुटने टेकने पर है, ओके, घुटने टेकने का मतलब कि हार गया वो, ऑलरेडी वो समझिए कि हार चुका था, उसने उसके घुटने टेकने के उसके घुटने टूट चुके थे, लेकिन अमेरिका को दिखाना था विश्व को कि मेरे पास बहुत शक्ति है, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, और इसलिए उसने अंतिम क्षण में जाकर जापान पे परमाणु बम से हमला किया। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने की अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, जैसे मैंने आपको बताया था आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था, क्योंकि उसे लगा कि अमेरिका को लगा कि मैं तो ये पश्चिम साइड में हूँ, ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका मेरे पास में है, लेकिन रसिया जो उस समय महाशक्ति था, मतलब ऐसा ना हो कि रसिया एशिया के बाकी सभी देशों पे या यूरोप के बाकी सभी देशों पे अपना वर्चस्व बना ले, और इसीलिए अमेरिका को दिखाना था कि मैं महाशक्ति हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी शक्ति है। ठीक है, तो अमेरिका ही सबसे बड़ी, वह सोवियत संघ के सामने यह जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है।
ठीक है, भले ही साथ में थे दोनों मित्र राष्ट्रों में, लेकिन अमेरिका को था उसे ये प्रूफ करना था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। ठीक है, अ- अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। सही है। तो अब जो साथ वाले हैं वो तो उसको अच्छा बोलेंगे ही कि कम से कम लोग मरे इसलिए परमाणु बम गिरा दिया गया। वाह, ठीक है, कोई नहीं, हमें क्या है, हमें जानना है, पढ़ना है। ठीक है, ज़रूरी है एग्ज़ाम के व्यू से भी और नॉलेज के व्यू से। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम काफ़ी डेंजर था। इ- इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर दो महाशक्तियों का उदय हुआ। ओके, तो दो महाशक्ति कौन कौन से थे ये क्लियर हो गया आपको, यूएसए और अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब सोवियत रूस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो गुट बन गए, एक पूंजीवादी गुट बन गया और दूसरा साम्यवादी गुट बन गया, और दोनों में शीत युद्ध होते रहा। ठीक है, अंदरूनी तनाव बना रहा, कभी भी उभर कर बाहर नहीं आया। छोटे मोटे छिटपुट जो युद्ध था वो चलते रहे हैं किसी किसी देशों के बीच में, लेकिन जो काफ़ी विकराल रूप से युद्ध ने अपना रूप धारण नहीं किया। वरना जो तीसरा जो युद्ध होता वो ना जाने कितने इसमें जनहानि होता, और ना जाने हमारा जो विश्व है वो बचता भी कि नहीं बचता। ये काफ़ी ही सोचने वाली बात थी, लेकिन अच्छी हुई कि शीत युद्ध के कारण युद्ध जो हुई वो मन में ही रह गई। ठीक है, तनाव बन के ही रह गई, आगे नहीं बढ़ी। जर्मनी और जापान हार चुके थे और यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस को मार झेल रहे थे। अब अमेरिकी और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे, इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिकी और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में अब देखिए, अब दोनों दोनों बोलने लगे कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, अब दोनों जब स्ट्रांग है तो उसके लिए तो प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा। तो वो क्या किए कि इसके बाद दोनों अपने अपने यहाँ, जैसे परमाणु बम था अमेरिका के पास, तो रूस ने भी अपना परमाणु बम बनाया, और भी काफ़ी सारे बम वगैरह, बम बारूद काफ़ी सारे बनाने की होड़ लग गई। और इसमें क्या हुआ कि जो दैनिक जीवन में जितनी जो खर्च होती है लोगों को रहन सहन में, उस पर सरकारें ना ध्यान दे के सरकार सबसे ज़्यादा ध्यान देने लगी कि कैसे महाशक्ति बना जाए। तो महाशक्ति बनने के लिए उस समय क्या चाहिए था, परमाणु बम हो, हथियार हो, युद्ध पोत हो, युद्ध विमान हो, ये सब पे ज़्यादा खर्चे करने लगी सरकार। मुकाबले और साथ में साथ महाशक्ति अपने आप को दिखाना है तो बाकी जो देश है उस पर भी ज़्यादा खर्च करना है, ताकि वो हमारे साथ में रहे। तो कहीं ना कहीं रूस की जो जनता थी उनको मतलब ऐसा लगने लगा कि जो हमारी जो देश है वो हमारे लिए खर्च ना करके, हमारे जीवन यापन में अच्छे से खर्च ना कर कर, या बाकी जो दूसरे जो साम्यवादी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो सोवियत संघ के साथ है, उस पर ज़्यादा खर्च कर रही है, ताकि